नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इन्फोसिस लिमिटेड बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी व्यक्ति का एक पॉजिटिव थिंकिंग होता है कि आईटी सेक्टर के जायंट कंपनी है टीसीएस, उसके बाद है सेकंड कंपनी इन्फोसिस। और इन्फोसिस के ऊपर कुछ दिनों से लगातार एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। अगर मैं चार्ट के ऊपर सबसे पहले मैं लेके जाऊँ, आप खुद ही देख सकते हैं इन्फोसिस ने एक जर्नी करने के बाद एक बिग फॉल देखने को मिला। अब इस बिग फॉल क्यों हुआ उसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो आप मतलब आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर सिर्फ इन्फोसिस नहीं, अगर आईटी सेक्टर किसी भी कंपनीज को देखेंगे तो उसके ऊपर बिग फॉल देखने को मिला है। क्या रिजल्ट खराब हुआ? हाँ, रिजल्ट तो थोड़ा सा खराब हुआ है। क्या उस खराबी के कारण कंपनी के ऊपर गिर रहा है, कंपनी करेक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वर्ल्ड के सबसे बड़े आईटी सर्विसेज कंपनी का नाम है एक्सेंचर। तो एक्सेंचर जो है वो यूएस बेसिस कंपनी है। और एक्सेंचर ने जब क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया तब उसका रिजल्ट खराब आया। और उसके रिजल्ट खराब आने के बाद ही इंडिया में जितने सारे आईटी सेक्टर कंपनी है वो सारे कंपनीज का रिजल्ट अच्छा खराब आने के बाद भी वो शेयर में करेक्शन हो रहा है। चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो एलटीए माइंट्री हो, किसी भी कंपनी को पकड़ के देख लेना, वो सारे कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम हो रहा है। सिर्फ एक ही कारण की वजह से कि एक्सेंचर ने रिजल्ट खराब किया। तो हमेशा होता इसी तरीके से है कि बड़े प्लेयर्स अगर खराब रिजल्ट करे तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली छोटे कंपनीज के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो अभी देखिए इन्फोसिस के ऊपर जब पैटर्न स्केट हुआ था, जब शोल्डर कम बिग हेड बना था, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बना, तो उसके बाद देखिए ब्रेकआउट होने के बाद एक जगह पे वो रिटेस्ट किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। अभी मजेदार बात बता दूं कि कंपनी के ऊपर जो फॉल हुआ है वो फॉल कहाँ तक आ सकता है? वो फॉल आ सकता है करीबन ये जो लेवल है 1355 रुपीज के आसपास, इस लेवल तक आने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए जब कंपनी कंटिन्यूसली जर्नी किया था, ध्यान से इस चीजों को देखना, आपको कुछ नया जानने का मौका मिलेगा। जब कंपनी कंटिन्यूसली करेक्शन होने के, इतना बड़ा फॉल होने के बाद कंटिन्यूसली जर्नी किया था, उसके बाद देखिए फिर से बिग फॉल हो गया। और फॉल कहाँ तक हुआ? इसी लेवल तक, मतलब ये लेवल इसका स्ट्रांगली लेवल है। ऊपर गया, फिर से वही लेवल जाने के बाद फिर से क्रैश जब हुआ तो इसी लेवल को वो सपोर्ट के हिसाब से लिया। और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अभी नहीं है, पहले भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और भी प्रीवियस डेटा देखेंगे तो इसी जगह पे बार बार वो सपोर्ट मिला है। तो जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के लिए फिर से वो आ रहा है। तो इस लेवल को टच करने के बाद दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर वो इसको लेवल टच करने के बाद ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो वो नीचे भी आ सकते हैं। तो आपको ये सोचना है कि कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से काम करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टारगेट में लेकर चल रहा है वो एक बड़ा टारगेट है, जिसका लाइफ टाइम हाई के थोड़ा सा ऊपर है, करीबन 1970 के आसपास, 71 के आसपास मेरा टारगेट है। तो बेसिकली इन्फोसिस के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ, इसके लिए कंपनी के ऊपर प्रेशर तो है ही साथ एक्सेंचर ने रिजल्ट खराब पब्लिश किया, जिसका एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। तो कंपनी के देखिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 7,900 करोड़ आपको दिख तो रहा है क्वार्टर बेसिस में, मगर कंपनी के जो सेल्स है वो आप देखेंगे तो सेल्स कम हुआ है। तो प्रॉफिट कहाँ से ज्यादा हो गया? सेल्स कम होने के बाद एक्सपेंस का कम था? बिल्कुल नहीं, एक्सपेंस भी देखा जाए तो ठीक ठाक है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम था। तो नेट प्रॉफिट ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी का आदर्श इनकम से कंपनी के एक्स्ट्रा पैसा मिला, और वो भी बहुत ज्यादा। क्योंकि पिछले बार का आदर्श इनकम में सिर्फ 750 करोड़ के आसपास पैसा मिला था, इस बार वो 2,700 करोड़ के आसपास कंपनी को यहाँ पे एक्स्ट्रा आदर्श इनकम मिला। तो जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। इसको देखकर चिंता मत करिए कि कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है तो कंपनी बेकार हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे कंपनी अगर सस्ते में कंपनी का प्राइस दे रहा है तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं है। और बेसिकली ग्लोबली मार्केट में आज जिस तरीके से सिचुएशन बना है, जिस तरीके से इसराइल के साथ हमास का, रशिया के साथ यूक्रेन का, साथ ही साथ इसराइल के साथ अब रिसेंटली ईरान के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया था, इस तरीके से सिचुएशन जब बनता हुआ देखने को मिलेगा ना, तब मार्केट में एक प्रेशराइज बनेगा। और बेसिकली आईटी सेक्टर के ऊपर एक प्रेशराइज ज्यादा बनता है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर चलता हूँ। क्यों? क्योंकि हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज जो एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है।
और देखा जाए तो कंपनी एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर कंपनी है। और इस चीज़ों को एक मैं डेटा आपके साथ शेयर करूंगा कि हैप्पीस माइंड एक छोटा सा कंपनी है, 12,000 करोड़ की कंपनी है। फिर भी देखिए इस सेक्टर में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करता है। सेल्स थोड़ा सा कम होने के बाद भी प्रॉफिट जबरदस्त है। कंपनी का डेप्थ भी देखा जाए तो चलो थोड़ा सा डेप्थ है, तो फिर भी 0.50 के नीचे है, तो डेप्थ कंट्रोल में है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप देखेंगे कंपनी का आरओसी वो शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए शायद एज ए म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाई करना स्टार्ट किया है। आप खुद ही देख सकते हैं जो होल्डिंग है इन म्यूचुअल फंड का, वो 2023 के जुलाई मंथ के बाद कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग को एडिंग किया है। और एफएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और बाकी देखिए प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। अभी देखिए प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उनमें से 7% के आसपास होल्डिंग को वो प्लेजिंग रखा है। अभी प्लेजिंग होता क्या है वो आपको समझा दूं। देखिए प्लेजिंग मान के चलिए प्रोमोटर को खुद के बिजनेस को बड़ा करने के लिए, खुद के बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है। वो क्या करते हैं, खुद की जो शेयर है उसको गिरवी रखते हैं और उससे वो पैसा मार्केट से उठाते हैं इंटरेस्ट के साथ, और उस पैसे से वो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो कभी कभी होता क्या है, प्रोमोटर जो होल्डिंग मतलब खुद का जो शेयर को प्लेजिंग रखते हैं, वो प्लेजिंग मतलब जो गिरवी रखते हैं उस शेयर को जो गिरवी रखा जाता है, तो वो प्लेजिंग अगर 15% के ऊपर हो तो उस कंपनी के ऊपर मैं थोड़ा सा रिक्सी जोन समझ लेता हूँ। तो यहाँ पे तो 7.5% है, तो उतना ज़्यादा रिक्सी गेन नहीं है। तो कंपनी इस प्लेजिंग को इजीली वो छुड़वा सकते हैं। बाकी इस क्वार्टरली जो इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है वो मैं आपको बता दूं, कंपनी का रिजल्ट इस बार भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मगर फिर से मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आईटी सेक्टर में पहले से ही प्रेशराइज है। कंपनी कितना भी अच्छा रिजल्ट कर ले, कंपनी के ऊपर एक गिरावट का माहौल दिखेगा। उसका माहौल आपको यहाँ पे चार्ट में ही देखने को मिल जाएगा। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली एक सेलर मूवमेंटम देखने को मिला, एक लॉन्ग सेलर मूवमेंटम हुआ। और अब यहाँ से अगर कंपनी रीबैक करना स्टार्ट करे तो एक बिग जर्नी यहाँ पे हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जब एक रेंज ट्रेड हुआ था उसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया और मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। वो रेंज ट्रेड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग रेंज बना था, और जब बाइंग रेंज बना तब वो परसेंटेज निकल कर आ रहा था 22%। तो जब भी कोई कंटिन्यूसली बाइंग रेंज बने तो वो करीबन 22% के आसपास यहाँ पे रेंज बनता है। और 22% का रेंज मतलब जब भी नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा और ऊपर लेवल में टारगेट बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे एंटी बना और उस लेवल तक टारगेट बना। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त एक अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे लगता है कंपनी के ऊपर करेक्शन का जो माहौल है वो कंटिन्यू हो सकते हैं। तो सोच समझ कर अभी फिलहाल के लिए डिसीजन लीजिए। तो इस सारे वीडियोस में जो आपके साथ शेयर करता हूँ वो एज ए एजुकेशन पर्पस में है, एज ए इंफॉर्मेशन पर्पस में है। कोई भी मेरे तरफ से बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो बाई एंड सेल का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर करता हूँ वो मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का ओपिनियन है। प्लीज़ मेरे ओपिनियन के हिसाब से मत काम करिए, क्योंकि लॉसेस झेलना हर किसी का अलग अलग राय होते हैं। तो लॉसेस लेना हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटजीज होते हैं। तो मेरे स्ट्रेटजीज के हिसाब से मैं काम करता हूँ, आपके स्ट्रेटजीज के हिसाब से काम करिए। आप अगर इस सारी चीज़ को सीख कर काम करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और पहले बैक टेस्टिंग करिए। अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। नेक्स्ट कंपनी का नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड बेसिकली ये भी एक देखा जाए तो आईटी सेक्टर कंपनी है। अगर इसका भी बात करूँ तो कंपनी की जो मार्केट कैप है उस हिसाब से कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कैटेगरीज कंपनी है। और एफएल इंडिया के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर की सबसे पहले बात करो, देखिए एफएस के पास जो 9% का होल्डिंग था वो आज बढ़ के 15% के आसपास पहुंच चुके हैं। और डीएस के पास भी जो 9% का होल्डिंग था, 7.5%, 6.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 14% हो चुके हैं। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और बाकी देखेंगे इस कंपनी के ऊपर जो रेशियोज है वो रेशियोज किस तरीके से मेंटेन किया कंपनी। देखिए एक टाइम 36 का आसपास कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स था, वो बीच में 81 हो गया था, अभी कितना बना 62 बना। मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो कम होता देखने को मिले। तो जितना कैश कन्वर्जन साइकिल्स कम होंगे उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और कंपनी देखिए इस बार जो रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है वो भी अच्छा खासा है। और कंपनी का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी हर साल में खुद का नेट प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चले गए। और परसेंटेज वाइज इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, फिर भी कंपनी पॉजिटिव है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ पॉजिटिव में देखने को मिला है। बाकी आपके क्या इस कंपनी के ऊपर राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एफएल इंडिया कोई छोटा मोटा कंपनी है, अभी धीरे धीरे करके खुद का मार्केट कैप को बड़ा कर रहा है। 15,000 करोड़ के आसपास है। मैं जब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ तब इस कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ से भी नीचे था। और तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ और कंपनी एक अच्छा खासा धमाका भी किया। अगर
अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड ने क्या-क्या वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने क्या-क्या कंटिन्यूअसली बाइंग किया, तो म्यूचुअल फंड भी देखिए लास्ट नवंबर-दिसंबर में बाय किया, जनवरी-फरवरी में सेल किया, मार्च में क्वांटिटी को ऐड किया। तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, जब इस कंपनी के ऊपर पैटर्न बना था कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किया बेस्ट तरीके से। उसके बाद देखिए कंपनी यहाँ पे करेक्शन भी हुआ, उसके बाद रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर सारे अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब कोई पैटर्न्स बने तब तक तब इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लूंगा। तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर वेट करूंगा जब तक ना पैटर्न क्रिएट हो। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कनारा बैंक। तो कनारा बैंक ने डिसाइड किया कि एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू अभी 10 है, अभी 2 बनने वाले हैं, क्योंकि इस फेस वैल्यू को स्प्लिट के हिसाब से कंपनी यहाँ पे ब्रेक करने वाला है। तो जब स्प्लिट करेंगे तो अच्छा खासा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट मिल पाने से पहले कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।